जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, 2019 का आज हमारे सामने पेपर फर्स्ट है। तो जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी उस सीरीज का आज हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे सामने है 2019 का पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का बच्चों में पहला क्वेश्चन यदि हम देखने जा रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है एयर मासेस के बारे में। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस ऑफ एयर मासेस। यानी कि एक टर्म्स हम लोगों के सामने दिया गया एयर मासेस। इस एयर मासेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। हिंदी में जिसको हम वायु राशि या वायु संहति कहते हैं। तो बच्चों वायु राशि क्या होती है? वायु राशि आपके किसी भी, मान लीजिए सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है, तो इस पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में यहाँ की जो वायु है, एयर है, यदि इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज है, यदि इस वायु की भौतिक गुण में कुछ समानता है, जैसे ताप, दाब और आर्द्रता संबंधित कुछ सिमिलरिटीज है, तो ऐसे सिमिलरिटीज वाले एयर को हम एयर मासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर मासेस। और ये एयर मासेस जहां जाते हैं वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन तो हम ना बोलेंगे, लेकिन वेदर कंडीशन को चेंज कर देता है। ये एयर मासेस जिस प्लेस पर जाएगा उस प्लेस के वेदर कंडीशन को कुछ टाइम के लिए क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो यहां पर कुछ समानताओं वाली वायु को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वायु राशि। और समानता किससे संबंधित होगी? समानता होगी ताप, दाब और आर्द्रता, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी रिलेटेड। तो आप देखो सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है वायु संहति या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश में बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एयर मासेस होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक आप लोग देखेंगे यहाँ 0 से 45 तक का जो रहेगा, 45 नॉर्थ और 45 साउथ के बीच वाला, इसको हम ट्रॉपिकल एयर मासेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एयर मासेस। और 45 से 90 डिग्री के बीच वाले को हम बोलते हैं पोलर एयर मासेस। ठीक है, तो एयर मासेस बेसिकली कितने टाइप्स के हो गए? दो, ट्रॉपिकल और पोलर। फिर ट्रॉपिकल और पोलर के भी दो पार्ट होंगे, एक आपका होगा कॉन्टिनेंटल और दूसरा होगा मेरीटाइम। कॉन्टिनेंटल और मेरीटाइम, यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मेरीटाइम ट्रॉपिकल। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे आगे तो कॉन्टिनेंटल पोलर, मेरीटाइम पोलर, यानी कि एक लैंड वाला पार्ट होगा, एक वाटर बॉडी। इतना ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे डीप में, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में तब हम लोग वहां पर ये सारा टॉपिक कवर्ड करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है वायु संहति महाद्वीपों और उसके महासागर पर विकसित होती है। तो ये बच्चों भी आपका सही है। एयर मासेस डेवलप ऑन कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन। अभी हमने बोला है कि एक ट्रॉपिकल एयर मासेस है, एक पोलर है, उसमें कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, मेरीटाइम ट्रॉपिकल है। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कॉन्टिनेंटल पोलर और मेरीटाइम पोलर। यानी कि एयर मासेस दो, पहले दो कौन कौन से? दो, ट्रॉपिकल, पोलर। ट्रॉपिकल और दूसरा पोलर। और फिर ट्रॉपिकल और पोलर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल एंड मेरीटाइम। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मासेस, मेरीटाइम यानी कि वाटर या ओशियनिक बॉडी। तो यहां पर भी उसने यही बोला है। थर्ड है वायु संहति चक्रवाती अवस्था में विकसित होती है। बच्चों एक बात गलत है, एयर मासेस डेवलप इन ए साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोन में तो लो प्रेशर का बेल्ट होता है और हाई प्रेशर का आपकी क्या होती है? वाटर आपका आउटर बाउंड्री रहता है। लो प्रेशर का सेंटर होता है और हाई प्रेशर की क्या होती है? रेडियस होती है। और हाई प्रेशर वाली विंड इस लो प्रेशर को क्या करने जाती है? फिल करने जाती है, साइक्लोन होता है। तो यहाँ तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। और तीसरा बोल रहा है एयर मास चेंज द वेदर कंडीशन, कि एयर मास जिस प्लेस पर जाएगा वहां का एयर क्या होगा? वेदर कंडीशन चेंज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपके सामने तीसरा जो स्टेटमेंट है सी है, कैसा है? रॉन्ग है। किसके रिगार्डिंग? एयर मास के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बड़े। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो है, नेशनल वाटर एकेडमी ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर रिसोर्सेज लोकेटेड इज। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है? ट्रेनिंग और वाटर रिसोर्सेज वाले पार्ट में डेवलपमेंट के लिए 1988 में 1988 में महाराष्ट्र के पुणे में हमने क्या एस्टेब्लिश किया है? नेशनल वाटर एकेडमी, है ना। नेशनल वाटर एकेडमी। और महाराष्ट्र के खड़गवासला में हमारा ड्रीम प्लेस है ना। महाराष्ट्र के खड़गवासला में हमारा ड्रीम प्लेस है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल वाटर एकेडमी कहां पर है? पुणे में है। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1988 में एस्टेब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़े। कैंपोस और लानोस, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। ग्रासलैंड हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ टेम्परेट होते हैं। तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। ये यहाँ से इक्वेटर पास होता है, कैप्रिकॉर्न पास होता है। इस इक्वेटर के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ लानोस ग्रासलैंड है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेल्वास है, ब्राजील में कैंपोस है,
ब्राजील के साउथ वाले पार्ट में ग्रान चाको है, ग्रान चाको। और अर्जेंटीना में पंपास है, अर्जेंटीना में कौन सा, पंपास। ये सारे के सारे ग्रासलैंड कहाँ के बच्चों, साउथ अमेरिका के हैं। कहाँ के, साउथ अमेरिका के। तो देखो जरा, एक कैंपोस भी लिख रखा है इसने, तो मैंने कैंपोस लिखा है ब्राजील में, लानोस लिखा है, तो लानोस भी आप देखेंगे वेनेजुएला वाला जो पार्ट है, गोयाना वेनेजुएला, वहां पर आपको लानोस ग्रासलैंड मिलेगा। तो लानोस और कैंपोस कहाँ के ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के है क्या, नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और कौन है, डाउन्स और सवाना है, डाउन्स और कौन है, सवाना है। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। मध्य अफ्रीका के है क्या, नहीं, वहां पर भी सवाना मिलेगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट है बच्चों। कहाँ के हैं ये कैंपोस और लानोस, कहाँ के ग्रासलैंड है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आज का है ना, विटीकल्चर, जिसमें हम किसका प्रोडक्शन करवाते हैं, ग्रेप्स का। विटीकल्चर, पहले तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ग्रेप्स के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। विटीकल्चर इज ए कॉमन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीज। अब क्योंकि अंगूर जो है सिट्रस फ्रूट से खट्टा फल है लगभग, हम लोग देखें तो, और ये कहां पर आपको मिलेगा, तो ऐसे एरिया में जो कहीं ना कहीं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, बारिश नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होगा, तो वहां पर भी हम देखेंगे ग्रेप्स का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 4 सिटी दे रखे हैं, एडिलेड, डार्विन, होबर्ट और ब्रिस्बेन। तो यदि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हम लोग देखते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया हम लोग कंट्री देखें, तो यहाँ ब्रिस्बेन मिल जाएगा, सिडनी है, कैनबरा है, मेलबोर्न है, एडिलेड है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एडिलेड मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर्थ है, डार्विन है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शहर है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से आपका कौन पास होता है, यहाँ से पास होता है कैप्रिकॉर्न। कौन पास होता है, कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो इस कैप्रिकॉर्न के सदन वाले पार्ट में हम जाते हैं, तो जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, भूमध्य आपका सागरी जो जलवायु क्षेत्र है, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, वो फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए, खट्टे फलों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, तो ब्रिस्बेन वाला पार्ट थोड़ा सा आप देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न के नियर बाई रीजन में आ जाएगा। ठीक है, डार्विन भी आप ऊपर देखेंगे, लेकिन एडिलेड वाला जो पार्ट है वो कहाँ है, कैप्रिकॉर्न के साउथ में। कैप्रिकॉर्न के कहाँ है, साउथ में, मकर रेखा के नीचे है, जो बेल्ट फेमस है किसके लिए, खट्टे फलों के लिए, सिट्रस फ्रूट्स के लिए। तो हम लोगों को ग्रेप्स का प्रोडक्शन कहां पर मिलेगा बच्चों, एडिलेड में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सदर्न वाले रीजन में है। ठीक है, और मेडिटेरियन जो रीजन होता है वो खट्टे फलों के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आज का है, ये हम लोगों से लोकल विंड से पूछा है। यदि पुराने पेपर आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे तो जरूर आपको ओशन करंट्स और विंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो यहां पर एक लोकल विंड दे रखा है आपको, सामल। कौन सा दे रखा है, सामल। तो ऐसे कुछ और भी आपके लोकल विंड है, सिस्टन, सामल। ठीक है, तो ये एस अल्फाबेट से 2 3 4 आपके ओशन करंट विंड्स ऐसे हैं लोकल, जो कहां चलते हैं, एशिया के साउथ वेस्ट पार्ट में। एशिया के कहां चलते हैं, साउथ वेस्ट वाले पार्ट में। सिस्टन, सामुम, सिमुम है ना, सामल, सिस्टन, सामुन, समुम, सिमुम है ना। ये आप एस अल्फाबेट वाले यदि देखेंगे टेबल में तो 3 4 आपको मिलेंगे, 4 आपको लोकल विंड मिलेंगे, और चारों ही कहां चलते हैं, या तो इराक में, या ईरान में, या अरेबियन डेजर्ट में। ठीक है, ये ईरान के ईस्टर्न पार्ट में। तो यहां पर सामल दे रखा है, और एक दे रखा है ईस्ट एशिया, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने बोला है। अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट ये भी नहीं होगा, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सिराको चलता है, हरमट्टन चलता है। ठीक है, अब ये मेसोपोटामिया जो आप लोगों ने देखा होगा, एक सिविलाइजेशन भी था। ठीक है, दजला फरात नदी के किनारे पला पड़ा है ना, फर्निश्ड हुआ। तो ये जो मेसोपोटामिया रीजन है, यहाँ पर जो लोकल विंड चलता है उसका नाम क्या है, सामल है। क्या है, सामल। ठीक है, मेसोपोटामिया रीजन में चलने वाले लोकल विंड को हम क्या बोलते हैं, सामल बोलते हैं। राइट, इसके पहले हम लोगों से मिस्ट्रल पूछ चुका है। एक लोकल विंड कौन सा पूछा जा चुका है, मिस्ट्रल, कि बताओ इनमें से कौन सा लोकल विंड जो था कोल्ड था। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का वितक्रमण, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या है। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम किसी माउंटेन के सहारे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये आपका कोई माउंटेन मॉन्ट्स है, और इस माउंटेन या मॉन्ट्स के सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माउंटेन के सहारे हम लोग मानसूनल विंड को असेंड कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रोपोस्फीयर में हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, एयर सेचुरेटेड होगा, कंडेंसेशन होगा,
और वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होगा, और इस वाटर ड्रॉपलेट के एग्रीगेशन को क्या बोल देंगे, क्लाउड। क्या कहेंगे, क्लाउड। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, एयर सेचुरेटेड होगा और कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इस रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो बच्चों ओरोग्राफिक रेनफॉल जहां पर होगा, नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं, हाइट बढ़ने के साथ में रेनफॉल इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि हाइट बढ़ने के साथ रेनफॉल क्वांटिटी कम हो रहा है, यदि रेनफॉल कम मात्रा में हो रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं वर्षा का वितक्रमण, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। और ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल जो है ये किस टाइप के रेनफॉल में देखा जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में देखा जाता है। किस रेनफॉल में, ओरोग्राफिक। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, तो जब हाई हीटिंग के कारण जो एयर है वार्म होकर के असेंड हो और अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट लेकर के जाए, वो कंडेंसेशन से क्या करवाए, रेनफॉल। और ज्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है। कहाँ होता है, इक्वेटोरियल रीजन। फिर जहां पर हम देखेंगे 60 to 65 के बीच वाला जो रीजन है हमारा सब पोलर, जहां पर एक तरफ से पोलर विंड आता है जो कोल्ड है और एक तरफ से वेस्टर्ली आता है जो वार्म है, और वहां पर मिलकर फ्रंट बनता है और वहां टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं। उस टेम्परेट साइक्लोन वाले रीजन में ज्यादातर हम लोग देखेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। कौन सा, साइक्लोनिक। तो साइक्लोनिक रेनफॉल ज्यादातर कहां होगा, टेम्परेट वाले रीजन में। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल हो रहा है कहीं ना कहीं टेम्परेट साइक्लोन का ही वहां पर एक कारण है। ठीक है, तो ये जो इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल है उसका किससे संबंध है, ओरोग्राफिक रेनफॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। है ना, आपको ये बताना है कि कौन सा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं, यानी कि कहां बहना चाहिए, पूर्व की ओर बहना चाहिए। तो देखिए पेरियार रिवर हम लोग अगस्तमलाई वाले क्षेत्र से लेकर के जाते हैं, अरेबियन सी में जाती है। भरतपुजा रिवर भी जाती, पंबा भी जाती, केरल वाले रीजन में मिलेगी। लेकिन ताम्रपर्णी जो नदी है ये तमिलनाडु के तिरुनेवेली से निकलती है, तमिलनाडु के तिरुनेवेली से निकलती है और जाकर के गिर जाती है गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में। तो जो ताम्रपर्णी नदी है ये कहां जाती है, ईस्ट में जाती है, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि पेरियार हो गया, भरतपुजा हो गया, पंबा हो गया, ये रिवर कैसे हैं, अरेबियन सी में ड्रेन होने वाले हैं। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ताम्रपर्णी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, आपका ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, पेरियार, भरतपुजा और पंबा ऊपर वाले तीनों रिवर जो है वेस्टर्न घाट से निकलने वाले रिवर है और जाकर के ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में, इसलिए वेस्ट फ्लोइंग है। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, पश्चिम की ओर बहने वाला नदी कौन सा नहीं है, तो ताम्रपर्णी नहीं है। ताम्रपर्णी कहां बहता है, पूर्व की ओर बहता है। वो कहां जाकर गिरता है, गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में। फिर निम्नलिखित में से किस एक नदी का पहले वितेस्ता नाम से जाना जाता था, यानी कि किसी रिवर का हम लोगों से एंशिएंट नेम पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज वितस्ता। तो हम लोगों को पता है तिस्ता जो रिवर है ना, तिस्ता जो रिवर है ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है, इसको हम तिस्ता ही बोलते हैं। झेलम को हम क्या बोलते थे पहले, वितस्ता। झेलम जो नदी इसको हम पहले क्या बोलते थे, वितस्ता। झेलम को वितिस्ता बोला जाता था। चिनाब को असीकनी, चिनाब को असीकनी। रावी को परुषणी या इरावती, परुषणी या इरावती। व्यास को विपासा और सतलज को सतुद्री। नर्मदा को रेवा, नर्मदा को रेवा। तो इस तरह से कुछ रिवर के एंशिएंट नेम भी हम लोगों को याद रखना है बच्चों। तो वितिस्ता किस रिवर का एंशिएंट नेम है, झेलम का है। किसका है, झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, वितस्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है, रिवर शारदा ड्रेन इनटू नदर्न प्लेन ऑफ द उत्तर प्रदेश बिफोर इंटर इन द प्लेन्स शारदा इज नोन एज, है ना। शारदा किस नाम से जानी जाती है, सरस्वती, भागीरथी, काली और पिंडार। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जब ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इस शारदा नदी को किस नाम से जाना जाएगा, काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा रिवर जब प्लेन एरिया में इंटर करेगी उत्तर प्रदेश के तो उसे हम क्या कहेंगे, काली रिवर कहेंगे। क्या कहेंगे, काली रिवर। ठीक है, बाकी पिंडार, भागीरथी, सरस्वती वगैरह के जहां जहां संगम होते हैं वहां पर हम प्रयाग पढ़ते हैं। ठीक है, 5 जो फेमस प्रयाग है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू। अब यहां पर देखो मिशन इंद्रधनुष बोल रहा है, यहाँ रेनबो मिशन नहीं बोल रहा। कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम में इंद्रधनुष को सोच करके रेनबो सोच लिए होंगे,
तो बच्चों रेनबो की बात नहीं हो रही है यहाँ। यदि रेनबो रिवॉल्यूशन बोलता तो हम बोल देते कि है ना, रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू ऑल एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है मिशन, रिवॉल्यूशन नहीं है, मिशन। तो मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड था बच्चों फुल वैक्सीनेशन, बच्चों के चाइल्ड वैक्सीनेशन, पूर्ण प्रतिरक्षण, 5 साल तक के बच्चों को जो संपूर्ण टीकाकरण हम लोग करते हैं, है ना, इस मिशन के द्वारा करते हैं, मिशन इंद्रधनुष के द्वारा। यदि ध्यान रखिएगा, यदि रेनबो रिवॉल्यूशन होता तो रेनबो रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता बच्चों, है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिवॉल्यूशन ऑल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेनबो रिवॉल्यूशन ना लिखते उसने लिखा मिशन इंद्रधनुष, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, फुल वैक्सीनेशन या फुल इम्यूनाइजेशन या पूर्ण प्रतिरक्षण, यानी कि चाइल्ड वैक्सीनेशन भी लिख सकता है, बच्चों का टीकाकरण भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2019 का बच्चों आज हम लोगों ने पहला जो पेपर था उस पहले पेपर का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है। पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।